16 चैनल। हुर्रारा हरियाणा और महाराष्ट्र की तस्वीर एक हद तक साफ हो गई है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है और महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की जो सीटें हैं वो 2014 के मुकाबले में कम आई हैं और जो नतीजे हैं वो लगातार एक तरह से आ रहे हैं और तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। महाराष्ट्र में जहां एक बार फिर बीजेपी इत्तेहाद की सरकार बनना तय है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस फायदे में नजर आ रही है। नतीजे एग्जिट पोल से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या ये नतीजे जाहिर करते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अवाम ने राष्ट्रवाद 370 जैसे कौमी इश्यूज को दरकिनार कर इलाकाई मसाइल पर ही वोट दिया है? क्या इन नताइज से यही जाहिर हो रहा है? क्या किसानों की नाराजगी का भी सामना जो इख्तिदार में सरकार थी या बीजेपी की जो सरकार थी, क्या उसे किसानों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है? जाहिर सी बात है कि कई इस तरह के सवाल उठ रहे हैं जो नतीजे हरियाणा से आ रहे हैं और या जो नतीजे महाराष्ट्र से आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से बीजेपी इत्तेहाद के लिए भी नतीजे 2014 के मुकाबले में मायूस कुन है। जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, जिस तरह का एग्जिट पोल था, उससे ये नतीजे बहुत एक तरह से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे और बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आज के नतीजों पर कई सवाल जहन में हैं और आवाम के जहन में भी सवाल हैं कि आखिर हरियाणा में इस तरह का हश्र क्यों हुआ बीजेपी का, क्योंकि आम इंतखाबात 2019 में शानदार मरकज में जीत के बाद बीजेपी के लिए पहले चुनाव थे जहां पर दावे किए जा रहे थे खासतौर से बीजेपी की तरफ से कि बहुत शानदार जीत होगी। जीत तो तय है, लेकिन यह जीत कितनी बड़ी होगी इसके बारे में बातें की जा रही थी। लेकिन आखिर हरियाणा में झटका क्यों लगा और महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद पीछे क्यों रह गया, सीटें कम क्यों रह गई, इस पर सवाल उठ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजेश शर्मा जी, स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मोहम्मद लुकमान नदवी साहब, स्पोक्सपर्सन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लुकमान नदवी साहब और राजेश शर्मा दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं सबसे पहले राजेश शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि हरियाणा में तो नतीजे आपके लिए बेहतर एक तरह से दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस को थोड़ी सी मायूसी हुई है नतीजों से? नहीं, महाराष्ट्र में जो आप कह रहे हैं मायूसी की बात है। नतीजे जो आए, हम तो मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस ढंग से प्रचार का ध्रुवीकरण, मतलब जिस ढंग से विषैला प्रचार हुआ, 370, 35A, ट्रिपल, ये दुनिया भर की बातें और शहरी जो मतदाता वहां हिंदुओं को किस ढंग से एकत्रित करना और उसके अंदर जो लोग भावना में बह गए और लोगों ने मतदान शिवसेना बीजेपी को विकल्प करके किया मोदी के लहर में, झूठे वादों में, उसके लिए हमको यहाँ पे झटका शहरों में लगा। लेकिन आप ग्रामीण की तरफ चले तो वहां की जनता ने न 370 न 35 न ये इनके जो भावनात्मक मुद्दे थे उसको सब लताड़ा है और लताड़ के जनादेश दिया है। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता ने शहर में ये जो हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन, जिस ढंग से मीडिया मैनेजमेंट हो, जिस ढंग से भ्रष्टाचार हो, प्रशासन को कंट्रोल किया हो, जिस ढंग से पुलिस और प्रशासन के लोग खुल के बीजेपी सेना का काम कर रहे थे, जिस ढंग से दादागिरी चल रही थी, जिस ढंग से गुंडे बदमाशों को काम में लगाया गया था, शहरों में ये क्या कर रहा था? सफल हुए। और जब ये सब खुलेआम चल रहा था राजेश शर्मा जी, तो अपोजिशन क्या कर रहा था? अपोजिशन कहां था? हमारा कार्यकर्ता, हम पूरी ताकत से भिड़े और उस ताकत से भिड़ने के नाते यहां तक पहुंचे हैं। आपको अगर हिटलर की स्टोरी याद होगी, हिटलर के बारे में भी लोग बोलते थे, लेकिन उस समय भी लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद हिटलर की क्या हाल हुई आपको मालूम है। वैसे हमने हर बूथ पे कांग्रेस का जो ईमानदार कार्यकर्ता था उसने पूरी ताकत से भिड़ंत की और भिड़ने के नाते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। जिस ढंग से पैसे का उपयोग हुआ, जिस ढंग से तंत्र का उपयोग हुआ, सारा का सारा वातावरण पूरा दूषित कर दिया। लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है, लेकिन जनता है, कहते हैं ना
सारे दरवाजे बंद होते तो नियत का दरवाजा खुलता है। अब ये 220 पार ये सब आ गए ना, आज उनके 220 पार, आज उनकी चेहरा देखिए सीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसा है, और शायद ये परिस्थिति निर्माण होगी कि अब उनको कैसे ये प्रदेश चलाना अब कैसे उनको भारी पड़ता है। उनको भी पता, जैसे उन्होंने चुनाव में अपने तंत्र का उपयोग किया, ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, अच्छे अच्छे लोगों को जेल में भेज दिया, ये क्या था, ये क्या लोकशाही का कोई वो था? ठीक है, मेरे साथ राजेश इस पर और बात करेंगे, हम इस पर आगे बात करेंगे। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मेरे साथ राजीव पांडे साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 उर्दू के, आप भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए। तहसीन मुनव्वर साहब और राजीव पांडे जी दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं तहसीन मुनव्वर साहब आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन साहब, जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे पोलिंग के बाद और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे खासतौर से बीजेपी या उनकी इत्तेहादी पार्टियों की तरफ से, आपको नहीं लगता कि नतीजे उससे बहुत मुख्तसर हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं? माफ कीजिएगा। नहीं, नतीजे वाकई जिस अंदाज से सोचा गया था उस अंदाज से नहीं है, और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में जिन लोगों से पूछा गया उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, जिसकी वजह से एग्जिट पोल में ये जो है खामी रह गई। लेकिन देखिए, ये सबक जो है, हम बीजेपी वगैरह से कुछ भी सवाल कर ले, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है। देखिए, इतना मौका मिला, आप देखिए कि कांग्रेस की हालत क्या रही कि उनके पास सदर जो है वो कई महीने तक नहीं रहा, फिर उसके बाद सोनिया जी को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी एक्टिंग सदर के तौर पर। और अगर इन इंतखाबात में देखिए, आप अभी जो उस दिन प्राइम डिबेट में आपने जब यही बात कही पूछी थी, वो आसिम आजमी भी यही बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के रहनुमा जो आज जीत गए हैं, कि वो ये जो है कांग्रेस ने जो है ढंग से इन इंतखाबात में अगर ये अपनी कोशिशें करती तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो इनकी कसर रह गई वो नहीं रह पाती। कहीं ना कहीं गुजरात में भी हमने यही देखा था कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से पूरी हिम्मत के साथ मैदान में नहीं उतरती। जैसे आपने अभी इनसे सवाल पूछा कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो अपोजिशन कहां थी। अगर महाराष्ट्र में भी देखते हैं, कांग्रेस ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया जितना कमाल एनसीपी ने वहां पर किया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, और यहां पर हरियाणा में भी आखिरी वक्त तक आप जो है कांग्रेस का जो फैक्शनलिज्म है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उनके झगड़े हैं, ये है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत पहले आप जो है अगर हुड्डा के साथ खड़े हो जाते और वहां पर कांग्रेस के बड़े लीडर जाके कन्विंसिंग करते, अच्छी तरीके के साथ खड़े होते, लड़ते, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कसर रह गई है वो पूरी नहीं पाती। अभी आखिर में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पे बहुत कम मार्जिन से हार और जीत होगी, उसमें फैसला इधर उधर कहीं छोटी मोटी एक दो सीटें इधर उधर जाएंगी। लेकिन ये जो रुझान है और ये जो रिजल्ट है तकरीबन ऐसा ही रहेगा। उस लिहाज से कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। कांग्रेस को जो है मैदान में उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़ा होना होगा, तब जाके वो जो है अपने नतीजों को उस तरीके से लाएगी। क्योंकि आपको नजर आना चाहिए, अगर आप हैं तो आप दिखाई दीजिए। अगर आप दिखाई नहीं देंगे तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास भरोसा नहीं आ सकता। और ये सबक जो है भारतीय जनता पार्टी के उन रहनुमाओं के लिए भी है जो हर मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ देखते हैं। रियासतों के जो रहनुमा है उनको काम करना होगा, डिलीवर करना होगा। आप देखेंगे आखिर में आके फिर आप राष्ट्रवाद के मुद्दों को उनको लेकर स्टेट में जब लेकर आते हैं तो कहते हैं कि 5 बरस हो गए, अब आपको डिलीवरी करनी है, आपने काम क्या किया है। तो ये रियासती रहनुमा जो है उनको भी ये सोचना है कि हर उसके लिए चुनाव के लिए हर उसके लिए जो है अगर हम सेंट्रल लीडरशिप को ही आगे रखेंगे तो वो भी एक तरह से गलत हो जाता है। क्योंकि ये चुनाव जो है अब स्टेट लेवल पे आपने क्या किया, असेंबली में आपको जिताया गया था, आप काम कर पाए कि नहीं कर पाए उसकी भी जीत है। और खासतौर से महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान की जो चपकलिश भी इस दौरान में चली, उसके बाद जो ये इस तरह के नतीजे आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वोटर जो है वो इन दोनों के झगड़ों से भी थोड़ा सा वो रहा कि आपने 5 बरस तक तो एक दूसरे को आंखें दिखाई, उसके बाद फिर आप एक हो गए। फिर अब इस तरह देखिए शिवसेना जिस तरह की बात कर रही है 50-50 पर बात होगी, ये होगा। तो अभी भी अगर हम देखेंगे शिवसेना बीजेपी दोनों मुझे लगता है नेचुरल अलाइज है, वो मिलकर सरकार वे पहले से की तरह बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनसीपी और शिवसेना के दरमियान या एनसीपी शिवसेना कांग्रेस साथ में आ जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ एक नया जो है एक वहां पर सीन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जो है शिवसेना और बीजेपी हमेशा साथ रहे
तो ये करते हुए, क्योंकि एनसीपी शिवसेना के साथ जाते हुए बहुत घबराएगी, सोचेगी, क्योंकि उसके जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उसके जो मुस्लिम लीडर जीत के आए हैं, जो असेंबली मेंबर आए हैं, हो सकता है वो इसके लिए तैयार ना हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के ये सबक है सभी के लिए, सभी सियासी पार्टियों के लिए, कि हमसे कहां कहां चूक हुई है, कहां कहां जो है हमें जो है फिर से अपनी एनर्जी को लगाना है, फिर से तवानाई लगानी है, चाहे अपोजिशन वाले हो, चाहे जो रूलिंग क्लास है, उनको पार्टी है, उन सबको एक तरीके से फिर से अपना जो है एहतिसाब करना होगा, और उसके बाद जो है जो आवाम के लिए काम करना होगा। बिल्कुल। राजू पांडे जी, जो बात तहसीन मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि खासतौर से हरियाणा में जहां पर लोकल बहुत इश्यूज थे, जो रीजनल इश्यूज थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी नेशनल इश्यूज के साथ गई। राष्ट्रवाद का मुद्दा, इसके अलावा 370 का मुद्दा, और फिर 3 तलाक का मुद्दा, इस तरह के जो नेशनल इश्यूज थे उनके साथ गई, और कहीं ना कहीं यही चीज एक तरह से बीजेपी के अगेंस्ट गई, और आज वही नतीजों में भी दिख रही है। अबू जी, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी 260 सीटें लड़ी थी और 122 सीटें जीत करके आई थी। इस बार बीजेपी 160 सीट लड़ी है महाराष्ट्र में, 103 सीट जीत रही है, और बीजेपी शिवसेना को प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार में आ रही है। तो पहले इस तरीके का कि 220 पूछ रहे थे, अरे आदमी अपना जो अचीवमेंट करने की जो कोशिश करती है, डिस्टिंक्शन मार्क्स की कोशिश करती है, 90% मार्क्स की कोशिश करती है, डिस्टिंक्शन मार्क्स से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार पुनः स्थापित होगी महाराष्ट्र में। अब मैं आता हूं आपको हरियाणा की बात। हरियाणा में आपको पता है कि किस तरीके से आया राम गया राम लगा था, 5 साल सरकार चली है, और वहां भी 40 सीट, 90 में से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। हम 5 सीट दूर हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फाइनल आते 41-42 तक भारतीय जनता पार्टी को सीटें आएंगी, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बात, ये जो 161-162 सीट जो महाराष्ट्र में आई है, जनता ने काम के बेसिस पे दिया है। अब कहना कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आप आर्टिकल 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आप आर्टिकल 35 कैपिटल ए पर चुनाव लड़ते हैं, तो मैं कांग्रेस और एनसीपी के लोगों को कहता हूं, उन्हें खुलेआम कहना चाहिए था कि आर्टिकल 370 को हम रिस्टोर करेंगे, आर्टिकल 35 को हम रिस्टोर करेंगे। अगर फिर उनको वोट मिलता तो मुझे समझ में आती, और तब वो अगर चुनाव जीत जाते कि हमने जो किया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हरियाणा में अगर कांग्रेस की पूरी सत्ता वापस आ जाती, जबकि आप देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जातिगत राजनीति की कोशिश हुई है और कुछ दर्जे तक उसमें सफलता प्राप्त हुई है, और राष्ट्रवाद के चुनाव मुद्दे पर चुनाव लड़ने में क्या बुराई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद के चुनाव आप अगर जब लोकल इश्यूज इतने ज्यादा है, राजीव पांडे जी, जब लोकल इश्यूज इतने ज्यादा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, आज भी किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसानों के मसले आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं। आज भी जब बारिश होती है तो मुंबई के लोग परेशान रहते हैं। लोकल इश्यूज हैं, और इस बीच में आप लोकल इश्यूज को ना टच करके आप नेशनल इश्यूज पर अगर सियासत करते हैं तो उस पर सवाल खड़ा होता है। अब मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा आप कोई भी स्पीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का निकाल करके दिखाइए कि उन्होंने कितने समय तक आर्टिकल 370 और राष्ट्रवाद की बात की और कितने समय तक लोकल मुद्दे की बात की है। आप मुंबई की बात कर रहे हैं, 36 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पक्ष में गई है। देखिए क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, इसमें क्या हुआ है अभी तो मैं बैठ करके, मेरे पार्टी के बड़े नेता इस पर तय करेंगे कि क्या कारण थी कि हम 220 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए और 65-75 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लेकिन इससे यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, अरे 161 सीट आप ही का चैनल दिखा रहा, मैं सामने देख रहा हूं, 161 सीट हम जीत करके आए हैं 5 साल सरकार चलाने के बाद। नहीं, नुकसान तो 2014 के मुकाबले में राजू पांडे जी, 2014 के मुकाबले में सीटें आपकी घट रही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2019 में बंपर आपकी जीत हुई है सेंटर में। मैं तो कह रहा हूं 2019 जो सेंटर के आपके चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद आपकी मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं क्या, अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि 2019 में जो चुनाव आए या जो 2014 उससे सीटें घटी है, लेकिन हम 5 साल अपने गवर्नेंस के मुद्दे पर जीत करके आए हैं ना। अगर हमने काम खराब किया होता तो हमारे बड़े भाई राजेश शर्मा जी की पार्टी चुनाव जीत जाती। एनसीपी तो जीत ही गई, इनकी पार्टी तो कहीं है नहीं।
और मुझे लगता है कि ठीक हो है। सकता है जो थोड़ी ठीक है, कम सीटें ठीक है। हमें आएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी राजेश शर्मा प्रचार जी इसका करने जवाब के लिए देंगे। वो आते तो हो सकता है हमारी सीटें राजेश और शर्मा बढ़ जी इसका जाती। जवाब दे रहे हैं। राजेश शर्मा जी, दोबारा से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना वापसी कर रही है और इन्होंने 5 साल पूरे काम किया, यह दावा है बीजेपी का, और लगातार यही दावा पूरे चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना करती रही है। राजेश शर्मा जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जनादेश मिला है वो जनादेश का रिस्पेक्ट हर लोगों ने करना चाहिए। जो जनादेश मिलने का कारण है वो भूखमरी है कि महंगाई है कि किसानों का आत्महत्या है कि लॉ एंड ऑर्डर ओवर करप्शन है, ये सारी बातें शंका के घेरे में खड़ा करता है। इसके लिए हमने बोला कि जो लोकल इश्यूज है, विधानसभा के चुनाव समय विधानसभा की बात करना, राष्ट्रवाद की बात तो हर समय हर पल होता होना भी चाहिए, उसमें कोई समझौता ही नहीं हो सकता है राष्ट्र के साथ। लेकिन जो महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, जिस ढंग से पैसे का उपयोग हुआ, वो सब काम के सामने क्यों नहीं जुड़ा, मैं ये पूछना चाहता हूं। और अगर कांग्रेस एनसीपी को समझो जनता ने रिजेक्ट किया है आपके कहने के नाते कि जनता ने जनादेश नहीं दिया, ओके, ऑपोजिशन में वो ऑपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन आपको जनादेश जो दिया था वो जनादेश महाराष्ट्र के प्रश्नों का हल। आज ऑटो इंडस्ट्री फेल जा रही है, फार्मास्यूटिकल, आखिर बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रहा है, ये सब जनादेश के समझौते पे होगा या ये सबको बातों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे? सीट के संख्या के आधार पे आप ये तय करेंगे कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में? तो मेरा कहने का मतलब ये था, राष्ट्रवाद के साथ समझौता कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन प्रश्न शिवसेना बीजेपी का जो गवर्नेंस था वो बड़े क्या बोलते हैं फेलियर था। और जो ये सीट नतीजे दिख रहे वो हिंदू पोलराइज ये जो प्रचार हुआ, उस प्रचार के अंदर लोग प्रभावित हुए, उनको लगा कि नहीं भाई ये प्रश्न हल हुए हैं। ठीक है, ठीक है। राजू पांडे, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस। लुकमान नदवी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राजू पांडे जी, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं? 30 सेकंड दे रहा हूं बस। देखिए, नहीं, जी, मैं केवल 30 सेकंड में, देखिए राजेश जी जो कह रहे हैं कि ये इनके मुद्दे थे, मैं कह रहा हूं कि 15 साल आपकी सरकार थी और 5 साल हमारी सरकार थी। इन दोनों को जनता ने देखा है और एनालाइज किया है, और फिर जाकर के उनको लगा जो आपकी जो 15 साल की सरकार थी, जिसमें हाई कोर्ट 76 लोगों के नाम डाल करके एफआईआर में जेल भेजने के लिए कह रही है, ऐसा कुछ आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। आपने कहा मुंबई में गड्ढे थे, 30 सीट जीत गए 36 में से, और वो 6 सीटें में बांग्लादेशियों का कितना प्रतिशत है वो एनआरसी के बाद पता चलेगा, इसलिए 6 सीट आप जीत गए। लोकल इश्यूज पे चुनाव हुआ है, हर जगह काम पर हुआ है। आपने 20 साल से लटका के रखा था एयरपोर्ट, आपने 20 साल से लटका के रखा था कोस्टल रोड, आपने 20 साल से लटका के रखा था ये जो नवा सिवा सीलिंग, आपने समृद्धि कॉरिडोर बनाया नहीं, आपने मेट्रो के लिए 12 किलोमीटर बनाए, हमने 312 किलोमीटर पे काम शुरू किया। देखिए, चुनाव अगर आप एजेंडा पे बात करेंगे तो मैं एजेंडा के लिए भी बात करने के लिए तैयार हूं, हर चीज के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। भुखमरी आपके टाइम में क्या थी, आपके टाइम में कितने लोगों ने किया, हमने जल्दी ठीक है राजू पांडे, ये तो अच्छी बात है कि अगर सरकार का मौका मिल रहा है और सरकार आवाम के लिए काम कर रही है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार आखिर बनती क्यों है? आवाम की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए सरकार होती है, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम के लिए काम करे। और अब सोचना चाहिए, जो बात तहसीन मुनव्वर साहब कह रहे थे कि अब सोचना चाहिए बीजेपी को भी, शिवसेना को भी, कांग्रेस और एनसीपी को भी कि आखिर इस तरह के नतायज आए क्यों हैं, या बीजेपी अब पहले से घटी क्यों है, बीजेपी और उसके अलायंस का नुकसान क्यों हुआ है 2014 के मुकाबले में। इस बीच मेरे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आपसे ही रिएक्शन ले लेता हूं गुरमीत सिंह जी। गुरमीत साहब, क्या लग रहा है जो चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजों को देखकर आप क्या कहेंगे कि 2019 के बाद पहले ये चुनाव थे 2 रियासतों में, हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो रहा था। क्या कुछ रिएक्शन है आपका आज के नतीजों पर? देखिए, सबसे बड़ा रिएक्शन तो यही है, सबक ये है इस चुनावों का कि कभी भी जनता को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले ही आप जानते हैं, अगर मैं हरियाणा से मिसाल दूं तो 79 सीट्स पे 79 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, और आज आप देख रहे हैं कि उसमें
पूरी 40 सीटों की गिरावट है अगर आप देखेंगे। तो सबसे बड़ा सबक तो पहला यही है कि जनता को कभी हल्के में मत लीजिए। जनता जो है वो ज्यादा समझदार है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, अति आत्मविश्वास मत दिखाइए। हरियाणा में खासतौर पे मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली चुनाव में 47 सीटें मिली थी और इस बार वो लोकसभा चुनाव की वजह से वो लोग कॉन्फिडेंस में थे कि वो 75 पार की बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें सरकार अगर उनकी बन भी जाए, लेकिन वो सरकार उनको निर्दलीय से सहारा लेना पड़ेगा, आजाद उम्मीदवारों से सहारा लेना पड़ेगा, या जो छोटा दल है उससे सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे, और इसी तरह से जैसे आपने देखा है महाराष्ट्र में भी, तो सबसे बड़ा सबक तो यही है इन चुनावों का कि जो मेहनत है और जो अगर आप जनता को हल्के में लेंगे, जनता अपने अपने आधार पर वोट दे सकती है, उसके अपने अपने पैमाने हो सकते हैं। खासतौर पर जो लोकल इलेक्शन होता है उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उम्मीदवारों को वो देखते हैं। अब अगर आप हरियाणा की मैं बात करूं तो जो मंत्री थे कैबिनेट के, उनमें से ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए हैं और बहुत बुरी तरह से हारे। केवल 2 मंत्री हैं जो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे अपने हल्के में, अपने इलाके में, लोगों से अगर आप व्यवहार अपना अच्छा नहीं रखेंगे, अगर लोगों की आपको, तो फिर नाराजगी आपको चुनाव में झेलनी पड़ेगी। और जनता ने बहुत अच्छे से ये सबक दिया है। बिल्कुल। प्रोफेसर गुरमीत जी, जिन फैक्टर की आप बात कर रहे थे, खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपकी नजर में कौन से ऐसे फैक्टर थे जो एक तरह से जो सत्ता में सरकार थी या खट्टर जो सरकार थी उसके अगेंस्ट गए हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर आपकी नजर में हैं जिसने इफेक्ट किया है बीजेपी को और वहां की सरकार को? तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में पहली बार हरियाणा में मौका मिला था। बिल्कुल, पहली बार उनको जनता ने पूरा मैंडेट दिया था, और पूरा क्या, उनको कभी पहले मिला ही नहीं। वो हमेशा एक बैसाखी के तौर पर रहे, खासतौर पे देवीलाल परिवार के साथ, एक बार बंसीलाल जी के साथ। तो वो कभी भी उनको अपने दम पर ताकत नहीं मिली। और जब मुझे लगता है ये ताकत मिली तो इससे ऐसा लगता है, इस नतीजे से, कि वो ताकत शायद उनको हजम नहीं हुई। उनके जो मंत्री थे, उनके जो और संतरी थे, उनमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गुमान आ गया इस पावर का, और वो इसे हल्के से लेने लगे। और उनको ऐसा लगा कि हर बार मोदी जी के नाम पे शायद वो पार हो जाएंगे। आप जानते हैं हरियाणा के इस चुनाव में भी धारा 370 का मामला बार बार उठाया गया, और मोदी जी ने भी यहां आकर 370 को बहुत इमोशनल करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद, और आप जानते हैं चुनाव से एक दिन पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और हरियाणा के बहुत से लोग फौज में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जनता की ने जो मैंडेट है वो बीजेपी को नहीं दिया। बिल्कुल। और जिस तरह के प्रोफेसर साहब, जिस तरह के नतीजे ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है हरियाणा में खासतौर से कि जाटों की जो नाराजगी है वो एक तरह से बीजेपी के अगेंस्ट गई है, और दुष्यंत चौटाला जो जिन्होंने पहली बार एक तरह से जिनकी एंट्री हुई थी, जिनकी पार्टी की जेजेपी की, उसकी तरफ एक तरह से जाटों का झुकाव दिखा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं दुष्यंत चौटाला। आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पिछला चुनाव था उसमें भी जो जाट मतदाता था वो बीजेपी के साथ नहीं था पूरी तरह से। तब भी भूपेंद्र हुड्डा को, जो उनका रोहतक सोनीपत क्षेत्र है, वहां पर सीटें मिली थी, और आईएनएलडी को अपने क्षेत्रों में सीटें मिली थी। तो आईएनएलडी इस बार साफ चली गई, और आईएनएलडी की जो सीटें हैं वो जेजेपी के पास गई और कांग्रेस के पास आई। इतना ही फर्क पड़ा है। लेकिन बीजेपी ने अपना बेस खोया है, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार जो सीटें 47 मिली थी उनमें भी ज्यादातर उन्होंने क्या गलती की, इस बार उन्होंने पिछली बार जाट कैंडिडेट जो थे उनको 26 टिकटें दी थी, इस बार उन्होंने केवल 20 टिकटें दी। तो उन्होंने जाट उम्मीदवारों को कम दी, खुद ही कम दी, क्योंकि उनका जो पोलराइजेशन था वो नॉन जाट की तरफ था, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के वो नॉन जाट हैं। तो हरियाणा में जाट नॉन जाट पोलराइजेशन तो रहता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो इवन बीजेपी का मतदाता है वो भी कुछ नाराज रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शहरों में बहुत कम वोटिंग हुई, जबकि पिछले चुनाव में 76% वोटिंग हुई थी, उससे इस बार 8% वोटिंग कम हुई। ना सिर्फ वो, बल्कि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में, इसी साल जो चुनाव हुआ था मई में, जबकि तब गर्मी का मौसम था, उसमें भी इससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो आप सहज अंदाजा लगा लीजिए, या तो बीजेपी का वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में रहा और उसको लगा कि हमारी तो सरकार बनी रही है, क्योंकि उनका माहौल इस तरह का था, कांग्रेस में गुटबाजी थी, टूट थी, आईएनएलडी टूट गई थी, सारे माहौल ऐसे थे। तो मेरे हिसाब से जो हरियाणा में नॉन जाट पोलराइजेशन थी, जो जाट वोटर है वो पहले भी हुड्डा साहब के साथ या चौटाला साहब के साथ रहा, इस बार वो जजपा के साथ गया और हुड्डा साहब के साथ तो रहा ही, जो रोहतक सोनीपत का एरिया है जहां उनको ज्यादा सीटें मिली है। लेकिन
बीजेपी का डेंट देखिए, क्योंकि बीजेपी की पिछली बार 47 सीटें थी, इस बार 9 सीटें, और इसी ने फर्क डाल दिया। 7 सीटों का जो ये 8 सीटों का 9 सीटों का जो फर्क आया है, ये एक बड़ा फर्क है। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहीं पर यही जो सीटें कम होंगी यही मुश्किल खड़ी करेंगे बीजेपी के लिए। ये यूं कहा जाए कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अब सबके सामने एक परेशानी होगी, क्योंकि अभी तक जो नतीजे हैं वो तो यही जाहिर कर रहे हैं कि सरकार किसी की नहीं बन रही है और हंग असेंबली ही अभी तक है। क्या कुछ जोड़ तोड़ होगी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान नदवी साहब, एमआईएम ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और कहा जा रहा था इस बार बहुत मेहनत एमआईएम ने महाराष्ट्र के चुनाव में की थी। पिछली बार 2 उम्मीदवार जीत कर आए थे और इस बार भी एमआईएम 2 से आगे नहीं बढ़ पाई। लुकमान नदवी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लुकमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं तहसीन मुनव्वर साहब आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन साहब, जो बात अभी प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने बहुत तफसील से हरियाणा के बारे में खासतौर से बात की, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि जो जिन फैक्टर की बात कर रहे थे प्रोफेसर गुरमीत जी और खासतौर से जाट की उन्होंने बात की, बल्कि यूं कहा जाए कि इस बार जो चुनाव हुए उस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बनकर उभरे हैं वो दुष्यंत चौटाला है। जेजेपी जो है, अब जाहिर सी बात है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी उसमें अब दुष्यंत चौटाला बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। अगर यहाँ पे 7 सीटों का जो फर्क है उसके लिहाज से अगर आप देखते हैं तो क्या हुआ है कि आईएनएलडी की सीट्स जो हैं कुछ इधर आई हैं जी, और कुछ जो है बीजेपी की इधर सीट गई हैं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की पिछली बार 15 थी अब वो बढ़ के जो है 30 के करीब आ जाती हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि दुष्यंत चौटाला फैक्टर कोई समझ नहीं पाया। अगर याद होगा आपको कि चंद रोज कबल ही दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि चंडीगढ़ की चाबी जो है वो मेरे पास है। उस वक्त कोई समझा नहीं। दुष्यंत चौटाला ने क्या किया, उन्होंने जाटों पर और खुसूसी तौर पर जो युवा है, नौजवान है, यूथ है, उसको टारगेट किया। उनका मैनिफेस्टो भी देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो यूथ को जो है टारगेट करके यूथ के लिए स्कीम्स बताते हैं कि हम यूथ के लिए क्या करेंगे, जवानों के लिए क्या करेंगे, उनके लिए रोजगार कैसे लेके आएंगे। और उन्होंने क्या किया, दुष्यंत चौटाला ने ये दुष्यंत चौटाला हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरे हैं कि इनकी तरफ आपको नजर रखनी आगे भी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल पर दूर दराज के गांव तक गए। दुष्यंत चौटाला ने रात गुजारी है देहात में जाके, वो रातों को रुके, उन्होंने वहां डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की, हर आदमी के दरवाजे पे पहुंचे। तो ये जो देखिए गांव देहात का आदमी और खासतौर से जाट, उसके दरवाजे पर कोई अगर आ जाता है तो वो फिर उसकी बात जो है उसकी समझ में आ जाती है। अच्छा, आईएनएलडी की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि जो चौटाला साहब है, बड़े चौटाला, वो तो जेल में है और ये अभय चौटाला शायद उस तरीके से जो है मुकाबला ना कर पाए। तो इनको दुष्यंत चौटाला में वो उम्मीद नजर आई, एक स्पार्क नजर आया। जो ये स्पार्क है तो उसकी वजह से दुष्यंत चौटाला सिर्फ अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। तो यकीनी तौर पर दुष्यंत चौटाला की ये जो 10-11 सीटें आएंगी ये बहुत अहमियत रखती हैं। और दुष्यंत चौटाला आगे भी चलकर जो है आप देखेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स जो हो सकता है वो देवीलाल जी और उनकी उस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ वो जाए। तो ये फैक्टर बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे गुरमीत जी ने बताया, बीजेपी ने वाकई नॉन जाट जो कोर ग्रुप था, वोटर था, उसकी जानिब ज्यादा तवज्जो दी और उनकी सीट्स भी कम करके रखी। तो इस लिहाज से और कहीं ना कहीं देखिए समझना होगा कि खट्टर साहब जो है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जैसी उम्मीद थी। तो ये सारी चीजें, और फिर हर मामले में आप जो है वो नेशनल इश्यूज को लेकर आ जाए असेंबली में, आपको 5 साल हुकूमत के मिले हैं उसके बावजूद। तो ये बात मैं कहता हूं, राजीव पांडे जी जो कह रहे हैं ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है जैसे 7 सीटों का, लेकिन यही नुकसान अगर आपसे हुकूमत छीन लेता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। या अगर जैसे महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में 2014 में दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी थी, तब यह रिजल्ट था। आज दोनों पार्टी जब मिलकर लड़ी है, शिवसेना और बीजेपी, और अगर उनका बीजेपी का रिजल्ट कमजोर
कमजोर आ जाता है तो वो अपने आप में सोचने की बात है। तो ये सारी चीजें सभी के लिए सबक है और सभी को सोचना है, क्योंकि आगे अभी और बड़ी जंगें होनी है। और खुसूसी तौर पे जो हरियाणा का रिजल्ट है उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद होंगे। जो आउटर दिल्ली का एरिया है, जब फरवरी में दिल्ली में चुनाव होंगे तो यकीनी तौर पर जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, ये आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बहुत बड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। और इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस जो है, अगर उसको कभी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में अगर किसी तरह का वो इश्तराक करने की बात उभरेगी तो यहां कांग्रेस जो है बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाएगी। तो ये हरियाणा का इलेक्शन जो है दिल्ली के इलेक्शन पे भी आएगा। और आप देखिए जितने जिमनी इंतखाबात हुए, अगर बिहार में भी आप देखते हैं, वहां का रिजल्ट भी बताता है कि नीतीश कुमार किस तरह कमजोर हो रहे हैं। तो और फिर एमआईएम फैक्टर जो है महाराष्ट्र में, वो जो है वो एमआईएम ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या उस फैक्टर की वजह से भी जो है सेकुलर वोट तकसीम हुआ, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो ये कुल मिला के सभी के लिए एक सोचने का मौका है। और खुसूसी तौर पर जो हुकूमत है, जो हाकिम पार्टी है, उसके लिए ये बहुत गौर करने की बात है कि क्या हम इसी लाए अमल के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको नुकसान होगा या हमको फायदा होगा। और खुसूसी तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर बार कांग्रेस से कहता हूं कि कांग्रेस को जो है जंग लड़नी आनी चाहिए। जो खुसूसी तौर पर कांग्रेस के जो लीडर है, राहुल गांधी है, सोनिया जी है, प्रियंका गांधी है, ये जितने बड़े लीडर हैं, इनको मैदान में उतरकर जंग लड़नी चाहिए। इस तरह अपने लीडरों को छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर हरियाणा में ये लोग ढंग से लड़े होते या महाराष्ट्र में ढंग से लड़े होगा असेंबली इलेक्शन, जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी लड़ते हैं, अगर उस तरीके से ये लोग इलेक्शन लड़ते तो इनके जो वोटर्स हैं, इनका जो वर्कर है, उसके हौसले भी बुलंद होते और रिजल्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर डट कर कांग्रेस ने मुकाबला किया होता तो आज ये तस्वीर और भी मुख्तलिफ होती। मैं लुकमान नदवी साहब, क्योंकि मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा।